Hi, I am Dr. Aman Agrawal. I have secured rank 5 in NEET PG 2020. I am currently doing my internship from SMS Medical College, Jaipur. I would like to share my preparation strategy with all you guys. So, मैंने अपनी preparation mainly from March 2019 start की for NEET PG 2020. So, शुरू से ही मैं डायरेक्टेड था कि मुझे जनवरी तक अपना पूरा सिलेबस विथ रिविजन्स एंड एवरीथिंग मुझे जनवरी में ख़त्म करना है. मैंने मार्च में जब अपने हमारे पास 19 सब्जेक्ट्स होते हैं, तो 19 सब्जेक्ट्स जब क्लासिफाई किए तो मेरे सबसे वीक सब्जेक्ट्स मैं मानता था फर्स्ट ईयर फार्मेकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी. दीज वर माई वीक सब्जेक्ट्स, सो आई वॉन्टेड टू स्टार्ट फ्रॉम देम. सो मैंने अपनी प्रिपरेशन सब्जेक्ट वाइज मैंने अपनी माइक्रोबायोलॉजी एंड फार्मेकोलॉजी से स्टार्ट की, सो दैट मैं थोड़ा अपना कॉन्फिडेंस डेवलप कर पाऊँ. फिर जैसे जैसे फिर मैंने सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स किए, जैसे कि फॉरेंसिक, पैथोलॉजी. फिर मैं फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स पे आया, एनाटमी, बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी. उसके बाद जैसे कि फाइनल ईयर में क्लिनिकल सब्जेक्ट्स हम पढ़ते ही हैं, 9 जो क्लिनिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, तो उसको मैंने लास्ट में रखा, जिससे कि मैं अपना लास्ट में वो ज़्यादा याद रहें. सो मैंने टारगेट किया था कि मैं अपना जुलाई या अगस्त तक अपना पहला रिवीजन विथ एवरीथिंग मैं अपना कवर करूं. तो वही हुआ, मैंने जुलाई तक अपना पहला रिवीजन ख़त्म किया. उसके बाद मेरी स्ट्रैटेजी थी कि मैं पहला रिवीजन जब करूं, फर्स्ट रीडिंग हो गई, उसके बाद पहला रिवीजन जब करूं उसको 1.5 मंथ्स में करूं, फिर उसके बाद 1 मंथ, एंड जनवरी तक आते आते मेरे 5 से 6 रिवीजन हो गए थे. तो इस बार का जो नीट का पेपर था वो काफ़ी क्लिनिकली ओरिएंटेड था. 3 सेक्शंस में डिवाइडेड होता है पेपर, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी. सेक्शन ए में आते हैं फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट्स, एनाटमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री. सो वो मुझे ईजी लगा, काफ़ी ईजी था वो पिछले ईयर्स की कंपैरिजन में. उसके बाद सेक्शन बी, जिसमें सेकेंड ईयर सब्जेक्ट्स आते हैं, सो वो इस बार मॉडरेटली डिफ़िकल्ट था. सो वो सब ठीक था. उसके बाद सेक्शन सी इस बार काफ़ी क्लिनिकली ओरिएंटेड था. जो सिंगल लाइनर क्वेश्चंस थे वो काफ़ी कम थे. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वर अराउंड 5 to 6 लाइन्स. सो इट वाज रियली टाइम टेकिंग, काफ़ी टाइम लग रहा था क्वेश्चंस को पढ़ने में. एंड जैसे कि अपन को पता है, वी हैव गॉट 210 मिनट्स ओनली फॉर द 300 क्वेश्चन दैट वी हैव टू डू. सो 1 मिनट से भी कम टाइम मिलता है, एंड उन क्वेश्चंस को 5 से 6 लाइन के क्वेश्चंस को 1 मिनट के अंदर सॉल्व करना काफ़ी चैलेंजिंग था इस बार. इसलिए काफ़ी बच्चों का पेपर भी छूटा. मेरी स्ट्रैटेजी ये थी पूरे पेपर में कि मैं अपने सेक्शन ए और सेक्शन बी को मिनिमम टाइम में ख़त्म करूं, तो मैंने उनको 70 to 80 मिनट्स में ख़त्म किया. देन आई हैव गॉट एम्पल टाइम फॉर सेक्शन सी. सो सेक्शन सी को मैंने अराउंड 100 मिनट्स में ख़त्म किया. देन आई हैव गॉट इनफ एम्पल टाइम फॉर रिवाइजिंग माई क्वेश्चन ऑल्सो. रिव्यू मैंने अराउंड 50 क्वेश्चंस अपने रिव्यू पे डाले थे, तो मैंने 50 क्वेश्चंस अराउंड 50 मिनट में जो मिले थे रिव्यू करने के लिए, उनमें आराम से तसल्ली से कवर किए. तो मुझे टाइम मैनेजमेंट की इशू नहीं आई, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था इस पेपर में टाइम मैनेजमेंट, जो कि काफ़ी लगा. तो कुछ लोगों की स्ट्रैटेजी ये भी हो सकती थी कि वो सेक्शन सी से चालू करें, क्योंकि सेक्शन सी में अगर आप टाइम ले भी लेते हो तो यू कैन कवर इन सेक्शन ए एंड सेक्शन बी. लेकिन अगर आपने सेक्शन ए और बी में ज़्यादा टाइम ले लिया तो उन लोगों ने काफ़ी स्ट्रगल किया इस पूरे पेपर में. और इस बार का पेपर क्लिनिकली काफ़ी ओरिएंटेड था, तो सिंगल लाइनर्स कम थे, पूरा केस सिनेरियोस थे, एंड यू हैव टू उन्होंने पूछा कि नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन क्या करोगे, नेक्स्ट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या होगा. तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको जनरली अपन नोट डाउन नहीं करते, वो अपना थोड़ा क्लिनिकल ओरिएंटेशन या अपन जब इंटर्नशिप जाते हैं तो उन सब चीज़ों से अपन को सीखने को मिलता है. तो थोड़ा इस बार पेपर में ये डिफरेंस था कि क्लिनिकली ओरिएंटेड ज़्यादा पेपर था. आपको ओवरऑल वो रखना पड़ता था कि आप क्या करोगे, अपना कॉमन सेंस भी यूज़ करना था पूरे पेपर में. तैयारी तो अब करते ही हैं 9 महीने, वो तो अपन को अच्छे से करनी है. जब आप एग्ज़ाम टाइम में जाते हो, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत कॉन्फिडेंट रहना है अपनी प्रिपरेशंस में, आसपास वालों पे कम ध्यान देना है, एंड अपने आप को काम एंड कंपोज रख के पूरा पेपर करना है. क्योंकि जैसे ही आपने अपनी कामनेस खोई, वो 3.5 आवर्स बहुत जल्दी जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप लूज़ कर गए. तो ये तो हुई एग्ज़ाम डे स्ट्रैटेजी. उसके बाद पूरी प्रिपरेशन टाइम में आपको अपना फोकस लूज़ नहीं करना है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी है.
पूरे 9 महीने, या हमें 9 महीने मिलते हैं क्योंकि हमारी जो फाइनल ईयर है वो मार्च में ख़त्म होता है। सो इंटर्नशिप मार्च में चालू होती है, तो हमें 9 महीने मिलते हैं जिसको 12 महीने मिल रहे हैं। पूरे 12 मंथ्स जितनी भी प्रिपरेशन है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि रोज़ पढ़ना है, रोज़ इतने घंटे पढ़ना है। यू कैन टेक ब्रेक्स ऑफ वन डे और 2 इन अ मंथ, बट वो आपके शेड्यूल में होना चाहिए। पूरी कंसिस्टेंसी, पूरी प्लानिंग आपकी होनी चाहिए। एंड 19 सब्जेक्ट्स हैं, तो सब्जेक्ट्स को उतना ही टाइम देना जितना उनका रिक्वायर्ड है। मैं बोलता हूँ कि जैसे ही प्रिपरेशन स्टार्ट करो, तभी एक टेस्ट दे के देखो कि मेरी प्रिपरेशन है कहाँ पे फ्रॉम द स्टार्टिंग। मैं 1 साल है मेरे पास, चलो अभी देख लेते हैं प्रिपरेशन कैसी है। तो वो स्टार्टिंग में ही एक जीटी या मॉक टेस्ट देना है। उसके बाद हर महीने अपनी प्रोग्रेस को चेक करने के लिए एक जीटी देना बहुत ज़रूरी है। भूल जाइए आपने कितने सब्जेक्ट किए हैं, नहीं किए हैं, कौन से सब्जेक्ट रह रहे हैं। फाइनल ईयर मेजर चंक ऑफ सब्जेक्ट्स भले ही रह रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जीटीज़ देना बहुत ज़रूरी है। हर महीने एक अपना टारगेट बनाइए कि मुझे इतने क्वेश्चन सही करने हैं, हर महीने इम्प्रूव कीजिए। जैसे कि मैंने किया था, मेरे अराउंड शुरू में 50% क्वेश्चन सही होते थे, दैट इज़ ओनली 150। सो मैंने टारगेट बनाया कि जैसे जैसे मेरी प्रिपरेशन, शुरू के महीनों में मैंने अराउंड 20 क्वेश्चन इम्प्रूव किए। फिर जैसे ही मेरा 200 तक पहुंचा मार्क, मैंने 10 क्वेश्चन इम्प्रूव करना चालू कर दिया हर महीने। सो आखिरी तक जाते जाते आई वॉज स्कोरिंग अराउंड 230 to 240 क्वेश्चन in every mock test in the end, and finally in NEET I've scored 256 questions correct. So that you have to plan in your journey कि आपको आपका टारगेट क्या होना चाहिए और आपके कितने कितने क्वेश्चन सही करोगे। और जीटीज़ देना सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है मेरी तरफ से इस नीट की प्रिपरेशन में। तो वो देने से ना डरिए, कितनी भी प्रिपरेशन हो जीटीज़ दीजिए। सो आपकी प्रिपरेशन वैसे तो 19 सब्जेक्ट्स हैं, तो वो MBBS CS से चालू हो जाती है। मैंने अपनी जो क्लास नोट्स हैं वो DBMC या डॉक्टर भाटिया मेडिकल इंस्टीट्यूट से सेकेंड ईयर से ही लेना चालू कर दिए थे। तो सेकेंड ईयर में मैंने नोट्स लिए, थर्ड ईयर में प्री फाइनल ईयर तक मेरे ऑलमोस्ट सारे नोट्स कंप्लीट हो गए थे। फिर मेरा बूस्टअप आया इन द फाइनल ईयर, लेटर हाफ ऑफ फाइनल ईयर पीरियड, जहाँ मैंने मैरो ज्वाइन किया। मैरो में मैंने क्यू बैंक का प्लान लिया एंड आई स्टार्टेड सॉल्विंग क्वेश्चंस इन द फाइनल ईयर, लेटर हाफ ऑफ फाइनल ईयर ऑफ द क्लिनिकल सब्जेक्ट्स एंड द फाइनल ईयर सब्जेक्ट्स ओनली। देन इंटर्नशिप में मुझे और बूस्ट मिला, तो जो मेरे वीकर सब्जेक्ट्स थे उनके वीडियोज़ मैंने मैरो से देखे। काफ़ी वीडियोज़ मैंने मैरो से देखे, जो नोट्स मुझे इनकम्प्लीट लगे या जो नोट्स की मैं क्लास, जिन सब्जेक्ट्स की मैं क्लास नहीं ले पाया था पहले, उनके मैंने मैरो वीडियोस देखे एंड मैंने क्यू बैंक और स्टार्ट किया करना। एंड क्यू बैंक जब करता था तो मैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगते थे उन्हें ऐड करता था, जिससे कि मुझे अपने नोट्स में ऐड करता था, जिससे कि मुझे फिर से क्यू बैंक की तरफ ना जाना पड़े। और जिन पॉइंट्स को मैं ऐड नहीं कर पाता था उनको मैं बुक मार्क कर लेता था, जिससे कि मैं फिर से कर सकूं। थोड़े ज़्यादा बुक मार्क कर दिए थे मैंने, तो शायद मैं देख नहीं पाया था, लेकिन मैं यही बोलूँगा कि कम बुक मार्क करें क्वेश्चंस एंड ऐड करें अपने नोट्स में। ऐड बहुत ज़्यादा नहीं करना है, उतना ही ऐड करना है जितना रिक्वायर्ड आपको लगे कि एक कॉन्सेप्ट से अगर 3-4 क्वेश्चन हो रहे हों तो उन्हीं को ऐड कीजिए। जो सिंगल लाइनर्स फैक्ट बेस्ड हैं उनको बुक मार्क करके रख दीजिए, क्योंकि दैट इज़ शायद वो ज़्यादा फ्रूटफुल रहे और ईजी रहे उनको रिवाइज़ करना। फिर मार्च से मैंने, फिर जैसे कि मैंने बोला, मैंने जीटीज़ देना चालू किए, तो मैं जीटी से अपनी परफॉर्मेंस वो करता था। हर सब्जेक्ट ख़त्म होने के बाद मैंने डॉक्टर भाटिया मेडिकल इंस्टीट्यूट का सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज़ भी ले रखी थी। तो हर हफ्ते उसमें वीकली टेस्ट होते थे। तो हर वीक मैं अपना सब्जेक्ट ख़त्म करने के बाद वहाँ उस सब्जेक्ट का टेस्ट देता था। तो हमारे कॉलेज में इंटर्नशिप इतनी स्ट्रिक्ट नहीं होती, कुछ डिपार्टमेंट्स में जाना पड़ता है पूरा 9 से 3 एंड कुछ में नहीं जाना पड़ता। तो जैसे कि मैंने बोला, मैंने नोट्स पहले से प्रिपेयर कर रखे थे एंड कुछ सब्जेक्ट्स के ही मुझे नोट्स प्रिपेयर करने थे फिर से। सो टाइम मैनेजमेंट इसलिए मेरा वहाँ बच गया। मैंने शुरू से नोट्स सारे प्रिपेयर नहीं किए अपनी इंटर्नशिप पीरियड में। मेरा शेड्यूल ये रहता था कि मैं सुबह उठता था 9 बजे, लाइब्रेरी जाता था। हम लाइब्रेरी पढ़ते थे, हम 4-5 दोस्त हैं जो साथ में मिलके लाइब्रेरी पढ़ते थे। साथ में मिलके बैठ के पढ़ते नहीं थे, बस जस्ट लाइक टी ब्रेक्स हम साथ में ले रहे हैं या लंच ब्रेक साथ में ले रहे हैं, तो उससे रिफ्रेशमेंट बना रहता था। तो हम जाते थे सुबह 9 बजे लाइब्रेरी एंड अराउंड पूरे टाइम लाइब्रेरी रहते थे। ऑब्वियसली टी ब्रेक्स एंड लंच ब्रेक्स लेते थे
इवनिंग ब्रेकफास्ट लेते थे। देन उसके बाद डिनर के टाइम पे मैं रूम पे आ जाता था अपने, एंड रूम पे अराउंड 2-3 बजे तक पढ़ता था। तो ये शेड्यूल रहता था पूरे दिन भर का। ऐसा नहीं है कि कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट आपने ज्वाइन कर लिया तो आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, ऐसा नहीं है कि आपने नहीं किया तो नहीं होगा। सो आप पे ही डिपेंड करता है। उसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के फर्स्ट रैंक भी आती है, उसी इंस्टीट्यूट के बच्चे क्वालिफाई भी नहीं करते। तो ऐसा नहीं है कोई इंस्टीट्यूट परफेक्ट है, कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। सो आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा सेल्फ स्टडी और उन्हीं सोर्सेज को आप कैसे यूज़ कर रहे हो। अपन को पता है सारे स्टूडेंट्स उन्हीं सोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं। सो आपको वही सोर्सेज पे कॉन्फिडेंस रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने बोला, मैंने अपना डॉक्टर भाटिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के नोट्स लिए थे काफ़ी सब्जेक्ट्स के, एंड काफ़ी सब्जेक्ट्स के मैरो के वीडियोस देखे थे, एंड उससे नोट्स नोट डाउन किए थे, एंड अपना क्यू बैंक ऐड किया था। वो बहुत ज़रूरी है कि आप उन्हीं सोर्सेज को कैसे यूज़ करें। और सबसे ज़रूरी चीज़ है, आपको कॉन्फिडेंस रखना है अपने नोट्स पे। 100 तरह के नोट्स होंगे, आसपास के लोग कुछ और पढ़ रहे होंगे, लेकिन आपको जो आपके पास है उन्हीं को अच्छे से करना है। आपको इधर उधर नहीं देखना है, एंड अपना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना है इधर उधर देख के। आप पूरी प्रिपरेशन में कई बार ऐसा टाइम आएगा आपको लगेगा ये सब्जेक्ट आपने अच्छे से नहीं किया है, या मेरे बगल वाले कॉम्पिटिटर को ज़्यादा आता है इसमें, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको कॉन्फिडेंस रखना है जो आपके पास है। एंड जैसे कि मैं बोलता हूँ टेस्ट सीरीज़, तो आप किसी भी सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। उससे शेड्यूल एक बना रहता है आपका साल भर का, कि आपको कौन सा सब्जेक्ट कितने टाइम में ख़त्म करना है, तो एक टाइम लिमिट रहती है। एंड मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि मैं मैरो के जीटीज़ देता था रेगुलर इंटरवल्स पे, तो मैरो की जीटीज़, एंड मैंने सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज़ DBMCI की ली थी। आपको स्कोर ज़्यादा मैटर नहीं करते कि आप रैंक कितनी आ रही है, कितने परसेंटाइल आ रहा है, वो सब सेकेंडरी है। इंपॉर्टेंट चीज़ है आप कितना इम्प्रूव कर रहे हो हर टेस्ट में। एंड जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं कि कितना रैंक को रिलेट करती है मॉक टेस्ट की उसमें नीट में, तो ऐसा कोई कोरिलेशन आपको परफेक्ट मिलेगा नहीं कि कोई मॉक टेस्ट दोगे आप के परफेक्ट उतना ही आपकी रैंक आ जाए। ऐसा कोई जीटी नहीं होगा जिसमें जैसी रैंक आए, जैसी मॉक में रैंक आए वैसी ही नीट में आ जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको अपना इम्प्रूवमेंट देखना है, और आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हो। हर जीटी में आपको टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है। आपको कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट करना है पहले, वो आप असेस करोगे उन चीज़ों से। मॉक टेस्ट से आप प्रेशर हैंडल कैसे कर सकते हो। तो जैसे कि मैरो का मैंने मॉक तो दिए ही थे, उसके बाद आखिरी में मैंने ग्रैंड CLT भी दिए थे डॉक्टर भाटिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के, जिससे कि मैं वहाँ जाके प्रिपेयर कर सकूँ, वहाँ जाके कंप्यूटर के सामने आसपास बच्चों के साथ प्रेशर में एक पेपर दे सकूँ। तो वो सारी चीज़ें बहुत मैटर कर जाती हैं। सक्सेस मंत्रा, बी कंसिस्टेंट विथ योर प्रिपरेशंस, माई ओनली सक्सेस मंत्रा इज़। एंड हमेशा कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने आप पे। यू कैन डू दिस। अगर मैं कर सकता हूँ, या जितने टॉपर्स कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हैं, आप भी इस लेवल पे आ सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डेवलप योर कॉन्फिडेंस। अगर पहले रैंक अच्छी नहीं आई हो, कुछ मैटर नहीं करता, वो आपके 9 मंथ्स या 12 मंथ्स ऑफ प्रिपरेशन मैटर करते हैं। अगर आपने रिलीजियसली प्रिपेयर कर लिया, पूरी सारी चीज़ें आपने अपने आप को धोखा नहीं दिया उन 12 मंथ्स की प्रिपरेशन में, तो आप ज़रूर कवर करेंगे। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मॉक टेस्ट से ना डरिए, मॉक टेस्ट दीजिए और उसी हिसाब से अपने आप को चेंज कीजिए। तो दिस इज़ माई सक्सेस मंत्रा, बी कॉन्फिडेंट एंड गिव योर मॉक टेस्ट रिलीजियसली। एक और एडवाइस जो मैं देना चाहूँगा वो है फेसबुक ग्रुप्स एंड टेलीग्राम ग्रुप्स एंड व्हाट्सएप ग्रुप्स बहुत ज़्यादा इंडल्ज ना कीजिए। काफ़ी डीमोटिवेटिंग लोग होते हैं यहाँ पे। मैं करता था कि मैं आधे घंटे रात के मैंने देख लिया, जो मुझे पोस्ट लगी, जो क्वेश्चंस थे जो मुझे काम के लगे, या जिन पे मैं सोच सकूं, या जिन टॉपिक्स को मैं कवर कर सकूं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। एंड तो उन चीज़ों से, डीमोटिवेटिंग लोगों से थोड़ा दूर रहिए। अपने आसपास में भी डीमोटिवेटिंग लोगों से दूर रहिए। अगर लाइब्रेरी पढ़ेंगे तो लाइब्रेरी में काफ़ी लोग मिलेंगे आपको ऐसे जो आपको डीमोटिवेट करें या टॉन्ट मारें, तो उन लोगों से दूर रहिए। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है। मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा डेली नॉलेज ट्रैक को, जिसने मुझे अपॉर्चुनिटी दी आगे फ्यूचर एस्पिरेंट्स को बताने के लिए कि प्रिपरेशन कैसे करनी है। और मैं अपना पूरा सक्सेस का श्रेय अपनी फैमिली एंड अपने फ्रेंड्स को देना चाहूँगा, जिन्होंने पूरा सपोर्ट किया इस पूरे टफ़ टाइम में। मेरे 9 महीने की प्रिपरेशंस में हमेशा मेरे साथ रहे। थैंक यू।